Hello everyone, welcome to Royal Institute of Competition Udaipur, a brilliant institute for science competitive exams like NEET, JEE, CUET and other competitive exams. So guys, we have our first doctor, our first batch selection, Dr. Pawan Maurya. Welcome. थैंक यू सर। सो ये हमारे फर्स्ट स्टूडेंट, हमने फर्स्ट ईयर जो ये कोर्स शुरू किया नीट और जेई का, उसमें एक ही स्टूडेंट था, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 100% रिजल्ट रहा और 100% रिजल्ट को हमने सिलेक्शन में तब्दील किया। तो डॉक्टर पवन मौर्य इस समय महाराष्ट्र में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स में। और आगे अब इन्होंने अपनी स्टडी कैसे की, क्या कठिनाइयाँ रहीं, क्या अच्छी बातें रहीं, तो शुरुआत से हम जानेंगे खुद उन्हीं की जुबान में। सो डॉक्टर पवन मौर्य, अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ पवन मौर्य फ्रॉम अलवर। अभी मैं एमबीबीएस एट प्रेजेंट जीएमसी मीरज में स्टडी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आपके जो बेसिक से एजुकेशन रही, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कैसे रही, कौन से जहाँ से? मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव से हुई है एक्चुअल में। मैं 8th क्लास मेरी जो मतलब मेरे पास के गांव में है वहाँ से की है, और जो मेरे सेकेंडरी एजुकेशन है मतलब 9th और 10th है वो मैंने मेरे गांव से थोड़ा दूर है वहाँ पे किया। तो 10th में आपने कितना स्कोर किया? 10th में मेरा 91.33% था। तो 10th से ही ये पता था कि ये बहुत मेधावी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। फिर 11th क्लास में यहाँ कैसे आना हुआ? सर 11th क्लास में मैंने 10th क्लास जब मैं पास किया था तो मैंने सोचा कि मेरे को भी एक डॉक्टर बनना है, और वो काल भी ऐसा था कि कोरोना का था, तो डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी देश के अंदर मेरे हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को भी एक डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि 11th में मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट लूँ और एक डॉक्टर बनूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे रॉयल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। तो 11th क्लास में कोरोना था, फिर तो कोरोना के अंदर मैं ऑनलाइन स्टडी कर रहा था घर पे, लेकिन ऑनलाइन में मेरे को थोड़ा ऐसा लग नहीं रहा था, फीलिंग नहीं आ रही थी कि ऐसे अच्छा चल रहा है मेरा माहौल। कोविड जो था, मैं ये यहाँ इनको टोकना चाहूँगा, मैं कहूँगा कि कोविड में जो स्टूडेंट नीट और जेई में पास हुए उनका विशेष रूप से बहुत ज़्यादा हम सम्मान करते हैं। उसका कारण ये है कि कोविड में पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही, क्योंकि देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, अब जैसे अब ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना दोनों चीज़ें बहुत आसान है। शुरुआत में जो चीज़ें हैं इनको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है कि भाई कोविड में हम लोग कैसे ऑनलाइन हम पढ़ा पा रहे हैं। पढ़ाने में भी कुछ चैलेंजेस रहे, और पढ़ने में तो स्टूडेंट्स के रहे ही, खासकर वो स्टूडेंट जो ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्र में है, नेटवर्क की भी परेशानी रहती है। जी सर। तो ऑनलाइन पढ़ना जो है बड़ा चैलेंजिंग है, और उसको पढ़ने के बाद में कोविड के डिस्टर्ब्ड, अब मैं कहूँगा कि 1 और 1.5 ईयर के बाद फिर कोई स्टूडेंट अगर सिलेक्शन देता है तो ये और अपने आप में कहते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया बात है, जिसे हम कहते हैं कि और हेड्स ऑफ डॉक्टर पवन मौर्य। तो फिर कोविड में आप 11th में आपने एडमिशन लिया तो उस टाइम जी कोविड सर। आया, जी सर। तो काफी डिस्टर्बेंस रहा होगा बीच में, क्योंकि सेकंड वेव भी आई बाद में। जी सर। तो फिर आपका कभी हॉस्टल में रहे या कैसे, घर पे थे आप? यहाँ उस टाइम तो मैं ऑनलाइन था, तो घर से ही ले रहा था ऑनलाइन क्लासेस। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं 15 जनवरी को आया था, आज मेरे को डेट भी याद है जब फर्स्ट बार आया था। तो उसके बाद मैंने 15 या 20 दिन यहाँ पे हॉस्टल में रहा, टैगोर हॉस्टल में। उसके बाद में फिर से एक बार फिर से कोरोना आ गया था, तो फिर से घर पे जाना पड़ा मुझे अचानक ही। फिर उसके बाद में 12th स्टार्ट हो गई थी, और 11th में तो वैसे पास कर दिया था गवर्नमेंट ने। फिर 12th में सितंबर से क्लास चली मेरे ऑफलाइन यहाँ से। तो ऑफलाइन ही फिर मैं सितंबर से यहाँ से कंटिन्यू किया। फिर 12th में एग्जाम दिया। फिर उसके बाद में एक बार ही घर पे गया था मैं यहाँ से, दिवाली के टाइम में घर पे गया था। उसके बाद में कोई घर पे पूरे नहीं वर्ष में बस एक ही बार? एक बार घर पे गया। वैसे कोविड में घर पे रहने का अच्छा खासा मौका मिल गया था बच्चों को, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में 1 ईयर उसके बाद में कंप्लीट आपने यहाँ पे लगाया, एक ही बार आप घर गए। जी और 12th में आपके परसेंटेज बहुत ही ब्रिलियंट परसेंटेज, बहुत अच्छा एक साइंस स्टूडेंट के लिए, जो कि था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 97.33%। जी सर। तो इतना बढ़िया स्कोर उन्होंने किया, यही पता लगा कि भाई स्टूडेंट जो है वो कितना सिंसियर है। कोविड में परेशानियां रहीं, कई बार आना जाना रहा, कई बार कैसे चीज़ें रहीं, लेकिन आप देखिए कि अपने जहाँ परसेंटेज, जहाँ अपने आप को साबित करने का मौका मिला, तो वहाँ ये मौका चूके नहीं। तो फिर 12th के बाद में फिर आपको ये लगा कि भाई अब मुझे नीट के कोर्स में भी जाना चाहिए, जी क्योंकि शायद 12th के साथ इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे आप। सर, मैं यहाँ पे फाउंडेशन में एडमिशन लिया था, तो मेरा 11-12 प्लस नीट फाउंडेशन का कोर्स था। ओके। लेकिन कोरोना था तो इतना मतलब मेरी तैयारी हो नहीं पाई प्रॉपर थी, स्टडी, हाँ, 11th नहीं हो पाया था। तो मेरा 12th के साथ में मैंने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सफलता नहीं मिली। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने कंटिन्यू फिर 1 साल का और ड्रॉप लिया। तो उसके बाद में मैंने फिर कंटिन्यू तैयारी की, उसके बाद में सिलेक्शन भी लिया मैंने।
तो अभी मैं जीएमसी मीरज महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो स्टूडेंट्स, जो यंग स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, उनसे मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखिए कि 11th क्लास जो अच्छी नहीं जा पाई, जी सर। कोविड की वजह से परेशानी रही, तो उस 11th क्लास की वजह से आप ये समझिए कि एक पूरा वर्ष और लगाना पड़ा टारगेट कोर्स के लिए, कि अगर आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो +2 के साथ आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप खुद देखिए कि इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसकी इतनी अच्छी परसेंटेज है, ये खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि 11th क्लास जो कि कोविड की वजह से, हालाँकि इनकी गलती नहीं है, कोविड की वजह से कई बार इधर-उधर आना-जाना रहा, नेटवर्क की समस्या रही कई बार, जो कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उस वजह से कि 11th क्लास अच्छी नहीं जाने की वजह से ये उतना अच्छा स्कोर नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसमें वो नहीं कर पाए। तो उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल उसे अच्छे से क्वालीफाई किया, लेकिन आप देखिए कि पूरा 1 ईयर इन्हें लगाना पड़ा। तो जो अभी देखिए कोविड नहीं है, तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, तो 11th बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, तो आप हमारे पास आइए, 11th बहुत अच्छे से हम आपको पढ़ाएँगे। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर खान सर, कुछ सवाल पूछेंगे आप? मेरे को तो बस वो टाइम याद आ रहा है जब मैं और सर बैठे हुए थे और मुरैया ने इच्छा जाहिर की कि सर मुझे यहाँ से ही करना है, और इंस्टीट्यूट वाइज ये था कि हम 1 साल बाद जो है वो लॉन्ग ईयर बैच रन करना चाह रहे थे। हमारा पर्पस ये था कि पूरी ताकत के साथ हम लॉन्ग ईयर बैच स्टार्ट करें। लेकिन मोरिया का डेडिकेशन देखकर फिर वो कहावत हमें याद आ गई कि जो है कि बेर कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक टाला जाए, मैं भी हूँ राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो हमने सोचा कि भाला फेंकना ही है तो अभी फेंक डालते हैं, और स्टूडेंट जो डेडिकेशन दिखाना चाह रहा है वो हमें मिल गया था, तो हम भी अपना पूरा जितना भी था वो झोंक देना चाहते थे। तो हमने पूरा प्रयास किया, और परिणाम आपके सामने है। और इसमें केवल हमारा इंस्टीट्यूट का प्रयास भी नहीं, स्टूडेंट ने भी अपना सर्वस्व दे दिया और इतनी अच्छी प्रिपरेशन की। बीच बीच में कहीं लैक हुआ, अगर वो लैक ना होता तो ये अभी टॉपर्स की कैटेगरी में होता, मतलब ऑल इंडिया टॉप 10 के अंदर भी इसमें इतनी क्षमता थी कि ये आ सकता था। लेकिन इससे हमको भी बहुत सारी सीख मिली कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, और पवन ने बहुत अच्छा किया। सबसे अच्छी बात थी जो टीचर ये कहते थे वो ये कर लेता था, ये एक स्टूडेंट में होना बहुत बड़ी बात है। पवन से ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपने स्टार्ट किया, जब एक बार आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए, तो जब आपने स्टार्ट किया तो पहले आपके सामने क्या-क्या कठिनाई आई और इंस्टीट्यूट ने आपका क्या-क्या साथ दिया? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं यहाँ पे मेरे को पहली बार में मतलब 12th के साथ सफलता नहीं मिली, तो मैं एक बार खान सर से मिला। तो खान सर ने मेरे को गाइड किया कि अभी क्या हुआ? तो 1 साल ही तो हुआ, मतलब अभी नहीं मिली तो सफलता तो क्या हुआ? दोबारा भी देंगे एग्ज़ाम एक बार और। तो खान सर ने मेरे को गाइड किया कि फिर से तैयारी कर, फिर से एक बार जोश, जुनून और तेरे जो भी काबिलियत है वो दिखा हमको। तो सर ने मेरे को गाइड किया, तो फिर मैंने भी वो फ़ॉलो किया जो भी सर ने बताया था कि ऐसे-ऐसे पढ़ना है, ऐसे-ऐसे करना। तो सर काफ़ी हेल्प करते थे मेरे क्लास के अंदर भी, और जो भी मेरे को बुक्स वगैरह चाहिए थी वो भी अवेलेबल करवाते थे यहाँ से, लाइब्रेरी से। और बाकी जो मनीष सर हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में अमित सर हैं, आरजी सर हैं, और किरण मैम हैं, समीर सर हैं, ये सब ने मेरे को काफ़ी हेल्प की, और इसका ही नतीजा आज मैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुँच पाया हूँ। बेसिकली सिलेक्शन के लिए जुनून और जोश के साथ एक प्लान होना भी जरूरी है। प्रॉपर प्लान जो हमने 1 साल बाद के लिए बनाया था, वो पूरा प्लान हमने जो है पवन पे अप्लाई किया, और हमने ये देखा कि वो प्लान जो है सक्सेसफुल होता है। अगर स्टूडेंट मेहनत करना चाहता है तो वो प्लान किस तरीके से सक्सेसफुल होगा वो हमने देखा। किस तरीके से हमने अपना मटेरियल डेवलप किया, उस मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, और जो अभी के टाइम में ऐसा नहीं कि हम जो है वो पुराना ढर्रे वाला मटेरियल जो चला आ रहा है उसके हिसाब से हमने मटेरियल तैयार किया। एक बिल्कुल फ्रेश मटेरियल जो है उसको बनाया गया, और उसके अंदर नई अप्रोच को डाला गया जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। और हमने हमारे सिलेबस के साथ में एनसीईआरटी को इंक्लूड करते हुए जो है हमने सारा कुछ एक मसाला जिसको कहते हैं वो पवन को देने की कोशिश की, और रिजल्ट आपके सामने है। अब हम एक एक सब्जेक्ट को लेकर डिस्कशन करेंगे पवन से कि वो क्या डिफिकल्टी रही और कैसे ओवरकम हुआ, और कैसे हमने जो है उसके अंदर इनकी हेल्प की, और क्या क्या पढ़ना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जो देखना चाह रहे हैं पवन को देखेंगे,
वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो हम सब पूछेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मनीष सर से भी कहूंगा कि आप कुछ और जो ऐड करना चाहे, एडिशन करना चाहें उसमें। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो पवन से मैं पूछना चाहूंगा कि कैसा फील कर रहे हो? सर अभी अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है लगा सर मुझे इसमें यहाँ ये पे कहना आने में। चाहिए, कहता हूँ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। सही बात है, चलो फिर से। क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर पवन ने कई ऐसे इंटरव्यू होते हुए देखे हैं, तो शायद तब लगा होगा कि मैं भी इंटरव्यू में बैठूं। और आज जब वो समय आ चुका है कि वो एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और काफ़ी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो ये पूछना बिल्कुल जायज़ है कि क्या फीलिंग है आपके अंदर? सर मैं बताना चाहूँगा, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ए वाओ। क्या बात है। तो ट्रेंड को आपने आखिर पकड़ ही लिया एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद। जी सर। अब तो अलाउड है, अब अलाउड है, हाँ। अलाउड टू डू सो। थोड़ा यहाँ 1-2 साल रह करके हाँ। पीछे रह गए होंगे आप इन चीज़ों में, पढ़ाई के अलावा यदि हम कहा जाता है। 2-3 वर्ष जो है, तो स्टूडेंट को हम कहते हैं कि समस्त प्रकार की जितनी भी भौतिकतावाद से भारी उसे दूर जो- कर देते हैं। तो हम, अगर आप अच्छा सिलेक्शन ले लेते हैं बढ़िया नीट और जेईई में, तो आप अपने कॉलेज में वहां जाके आप चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ जाइए, चाहे आप फैशन शो में हिस्सा लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार के, क्योंकि अगर आप अच्छी आईआईटी, एनआईटी, अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। तो आप जिंदगी के 2-3 वर्ष जो है वो समस्त प्रकार के जो इधर उधर की चीजें हैं, ठीक है, तो उससे कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस अपने वो 2-3 वर्ष जो है वो यहाँ हमें दीजिए, उसके बाद आपकी जिंदगी पूरी पड़ी एंजॉय करने के लिए। ठीक है पवन, सही कह रहे हैं हम बिल्कुल। बिल्कुल सर, एकदम। तो जैसा आपने कहा, खान सर ने बताया कि आपकी इच्छा थी कि आप नीट की जो तैयारी है वो भी रॉयल से ही करो, तो ऐसी क्यों इच्छा हुई आपको कि बाकी की जो प्रिपरेशन है वो भी रॉयल से ही करो? सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरा 12th हो गया था तो परसेंटेज मेरे अच्छे थे, तो मैं सोचा कि यहीं से करना चाहिए मेरे को। और मैं 11th 12th यहाँ से पढ़ा था, तो मेरे को इन्वायरमेंट का, यहाँ का स्टडी मटेरियल है, सब कुछ के बारे में मेरा अच्छा नॉलेज था मेरा। तो मैंने सोचा कि यहीं से मेरे को करना बेटर रहेगा। और मैं एक ही स्टूडेंट था और मेरा ही सिलेक्शन हुआ, मतलब यहाँ का 100% रिजल्ट है। ये हमारे जो सर हैं, यहाँ के जो फैकल्टी है, उन्हीं की वजह से हो पाया है। इसके लिए मैं सभी का एक बार मेरे तन और धन मन से और मेरे परिवार वालों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा सर। धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद सर। आगे एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि चलो 11th-12th आपने यहाँ पढ़ी, इसलिए आपको लगा कि नीट की प्रिपरेशन यहाँ से करनी चाहिए, यहाँ सब बेस्ट है। जी सर। पर 11th में यहाँ आना, ये कैसे फील हुआ आपको? 11th में तो इतने सारे स्टूडेंट थे, रॉयल ही क्यों चुना आपने? सर एक्चुअल में क्या था कि मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन। तो मैं, परसेंटेज तो ठीक थे मेरे 10th क्लास के अंदर, तो मैं जैसे कोटा और सिक्कर जाता तो मेरे मतलब फीस में मैं इतना एफर्ट नहीं कर पाता कि वहाँ की 1.5 लाख रुपए फीस है, बाकी हॉस्टल वगैरह रहना, तो इतना मैं नहीं कर पाता क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो मेरा सब कुछ था वो सर ने बोल दिया था कि मैं मतलब आपको जो भी है, आपका रहना खाना जो भी आपको फ्री होगा। मतलब जो परसेंटेज वगैरह थी, आपका जो बैकग्राउंड था वो चेक किया सर ने, तो बोला कि आपको रखेंगे हम आपको। और 20 बच्चे उन्होंने लिए थे गोद यहाँ पे, मतलब जैसे कल सर बता भी रहे थे वहाँ पर, तो उनमें से मेरा भी एक नाम था। इसके लिए भी मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि रॉयल हर वर्ष ये कोशिश करता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नीडी भी हैं और डिजर्विंग भी है ना, क्योंकि नीडी की लाइन लगाई जाए तो बहुत सारी है, पर नीडी होने के साथ डिजर्विंग है, जिनकी इच्छा है कि जीवन में कुछ कर जाएं, तो उनको हम लोग भी मदद करें, रॉयल भी मदद करे। तो ऐसे कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को छाटा जाता है और उनको यहाँ प्रॉपर शिक्षा दी जाती है। तो आपको यहाँ हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी दी गई थी? जी सर, मैं हॉस्टल में रहा पूरे साल, 11 12 दोनों। जहाँ बाकी बच्चे रह रहे थे वहीं रह रहे थे या वहीं कोई? पे सबके साथ में सर। अच्छा, तो कैसा लगा आपको यहाँ हॉस्टल का जो व्यवस्था वगैरह है सारी? हॉस्टल की व्यवस्था सर सब प्रॉपर है। मतलब सुबह सर उठाते हैं, जिस टाइम पे हमारा टाइम होता है उठने का, 5 बजे उठा देते हैं लगभग सर। फिर उसके बाद में जो भी नाश्ता वगैरह करना रहता है, उसके बाद में 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में जो भी टाइमिंग होता है बाद में क्लास का लास्ट टाइम, उसके बाद छोड़ने के बाद हमको प्रॉपर 1 घंटे सोने दिया जाता है। उसके बाद में फिर से तैयारी, मतलब जो पढ़ाया है क्लास के अंदर वो रिविजन करना रहता है, जो क्वेश्चन करवाए हैं उनका प्रैक्टिस करना रहता है, जो भी मॉड्यूल है वो पढ़ना रहता है। और बाकी जो टेस्ट वगैरह आते रहते हैं संडे को, उनकी भी तैयारी करनी रहती है। तो इसके लिए हम हॉस्टल में ही रहा मैं, खाना वगैरह सब कुछ ठीक था। मतलब
जो चाहिए एक स्टूडेंट को वो सब कुछ मिला मेरे को, इसके लिए धन्यवाद सर। अच्छा, खाने की क्वालिटी को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? खाना एकदम सर बेस्ट था, मतलब जो भी मेन्यू है उसके हिसाब से खाना मिलता था यहाँ पे, और ठीक मिलता था अच्छा। तो आप ऑनलाइन छोड़ करके ऑफलाइन आना क्यों प्रीफर किया आपने? सर ऑनलाइन में क्या है कि नेटवर्क इशू, बाकी बहुत कुछ, क्वालिटी ये थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे, मेरे को वो वाली फीलिंग नहीं आई कि एक ऑफलाइन कोचिंग तो ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन में तो मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे, फील नहीं हुआ, मतलब वो ऑफलाइन वाली फीलिंग नहीं आई, तो मैंने ऑफलाइन आने का वो लिया मैंने। अच्छा, यहाँ बेसिक दो चीज़ों में फ़र्क आता है सर। एक तो कंसंट्रेशन की दिक्कत आती है, जी सर। जब ऑनलाइन स्टूडेंट होता है तो वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाता। नहीं कर पाता सर, बिल्कुल। और दूसरा जो मैंने हम सब ने अपने जीवन काल में किया होगा, हम एक टाइम टेबल बनाते थे, इतने बजे उठेंगे, इतना पढ़ेंगे, वो करेंगे। तो टाइम टेबल हम बेस्ट बनाते थे, ऑनलाइन वाले भी बेस्ट बनाते, ऑफलाइन वाले भी बेस्ट बनाते हैं। पूरी तरह से फॉलो हाँ, नहीं हो पाता। बस एक बेसिक डिफरेंस होता है कि ऑनलाइन वाला फॉलो नहीं कर पाता नहीं क्योंकि वो घर पर है, वो खुद उसको फॉलो करना है। और यहाँ टाइम टेबल आप बनाओ नहीं बनाओ, हम बना भी देते हैं और हम फॉलो भी करवा देते हैं। सर बड़े-बड़े शिक्षाविद जो है वो खुद ये बात कहते हैं कि भई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कैन नेवर बीट ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म। ऑफलाइन की बात अलग ही रहेगी हमेशा, ऑनलाइन अलग ही रहेगा। वास्तविक पढ़ना है तो माहौल आस-पास सारे स्टूडेंट जो सब तैयारी कर रहे हैं, तो सर कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। हाँ, सही बात तो है। जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो भी अब घर के अंदर बैठ के अगर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो सब्जी ले आओ, कोई काम हो गया छोटा-मोटा, कभी कुछ भी, तो बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा भी क्या डिस्ट्रैक्शन रहता है। गेट किसी ने नॉक कर दिया, वो भी अपने आप में बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। वो डिश आपको हर फंक्शन अटेंड करना है ना, हाँ, घर बिल्कुल। पे ही है तो आप कैसे नहीं अटेंड करोगे? कोई मेहमान आया तो यहाँ आपको क्या बाहर पूरा जाके माहौल मिलना है। मिलेगा आपको, एक पूरी भीड़ है जो कि कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ चल रही है। तो हाँ। ये बहुत बढ़िया बात है ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर। अच्छा, इसके बावजूद यदि वास्तव में कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आप ऑफलाइन नहीं आ पाते हो, तो आप डिटरमाइन हो जाओ। एक डिटर्मिनेशन आपके पास है ना, तो फिर आप ऑनलाइन में भी सब कुछ कर सकते हो। बस वहाँ चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। जो वेरी फर्स्ट डे बैठ करके खुद को और खुद की फैमिली को, दोनों को आपको क्लियर कर देना है कि मुझे यहाँ मानो ही मत, मैं तो कहीं बाहर पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। ये मान करके आप चलोगे ना, तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में संभव नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जब पवन कर रहा था, तब एक कोरोना काल था, तब नया समय था, नया ऑनलाइन भी नया-नया था। तो तब इतनी सुविधाएँ, इतनी समझ नहीं थी कि ऑनलाइन को फॉलो किया जा सके। हाँ, पर फिर भी यदि दोनों की तुलना की जाए और मुझे पर्सनली कोई पूछे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैं ज़रूर कहूँगा यदि आप एफर्ट कर सकते हो, तो आपके पास है उतना, तो आप ऑफलाइन आकर के बिल्कुल, पढ़ो, बिल्कुल। और नहीं है तो ऑनलाइन में जी जान लगा दो। अगर कोई बहुत विशेष समस्या है कि स्टूडेंट ऑफलाइन एजुकेशन नहीं ले सकता है, तो आप कंप्लीटली अपने मन को ये बना लीजिए कि भाई आपको अगर ऑनलाइन पढ़ना है, उस समय को आपको बचाना है और ऑनलाइन क्लासेस में ही देना है, तो फिर आपको उस ऑनलाइन भी बैठ के पढ़ सकते हैं। पर ये अंतिम उपाय आपके पास होना चाहिए कि जब आप ऑफलाइन नहीं ही आ सकते हैं, तब ऑनलाइन का है। सभी क्लासेस हमारे यहाँ जो है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे डाउट भी पूछते हैं, उनको हम डाउट भी बताते हैं। हर चीज़ें जो है प्रॉपर चलती हैं। अब तो सर पहले मोबाइल नेटवर्क से लोग चलते थे, अब आजकल देख रहे हैं कि वाईफाई कनेक्शंस जो हैं सब लोग लगा रहे हैं। तो पहले से चीज़ें बेटर हुई। तो अगर बहुत ही मजबूरी है, स्टूडेंट जो है वो नहीं आ पाता है या कोई उसको ऐसी समस्या है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो ली जा सकती हैं। और फिर हम इस पॉइंट पे चलते हैं सर कि जैसा आप लोगों ने डिस्कस किया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपको पढ़ना था। अब मैं बीइंग अ फिजिक्स फैकल्टी, तो मैं ये जानता हूँ कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही है, उससे ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें कि बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं या नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये बात ध्यान उन्हें या तो पता होगा या वो अब समझ लें इस बात को कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपको फ़ॉर्मूला पता लग जाएगा कि ये फ़ॉर्मूला है, आपको कैसे प्रोसेस करना है ये भी पता लग जाएगा, पर पॉइंट 2 को पॉइंट 3 से कैसे मल्टीप्लाई करना है, लॉग को कैसे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अवकलन, समाकलन की तरफ कैसे जाना है, ये कैलकुलेशन जो है ये अपने आप में कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें आप इसको ठीक से समझ पाए, तो आप फिजिक्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक भी सब्जेक्ट अगर आपका ऐसा रहा कि जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो नीट या जेईई कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इसमें क्या है कि रैंक जो है उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो फिजिक्स में कैसा लगा तुम्हें कि भाई कैलकुलेशन के बारे में क्या बताना चाहोगे? पहले तो ये बताओ, कितनी ज़रूरी है ये? कैलकुलेशन से फिजिक्स करना है तो कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, मतलब फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अपना न्यूमेरिकल सेक्शन रहता है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए टोटल कैलकुलेशन ही रहता है, तो कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है फिजिक्स के लिए। और साथ में मैं एक बात और ऐड कर दूं कि अब जो सर नए नियम आए हैं, अब टाई ब्रेकर जो है वो फिजिक्स हो गया है। पहले वो बायो था, अब अगर मेडिकल की एक ही सीट है और उस एक सीट पर कई दावेदार हैं, तो जिसके फिजिक्स में नंबर ज़्यादा हैं उसको सिलेक्शन मिलेगा। तो मैंने कहा टाई ब्रेकर ऑफ फिजिक्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और केमिस्ट्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर खान सर, सर मार्गदर्शन कीजिए। केमिस्ट्री में तो
आपको पता है कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल 3 ब्रांचेस हैं, तीनों का अपना अलग-अलग टेस्ट है। तीनों को पढ़ने के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर बोला जाए तो स्ट्रेटेजी में एक ही चीज़ है और वो है एनसीईआरटी और मॉड्यूल जो हमने डिज़ाइन किया है वो। तो पवन से ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है। और जी सर, मैं बताना चाहूँगा केमिस्ट्री के अंदर जो सर हैं, मनीष सर हैं, खान सर हैं, साजिद सर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे को गाइड किया और क्लास के अंदर ही मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, ऐसे ही पढ़ाते थे। जितना मतलब जो लो से लो बच्चा है उसको भी साथ में लेके चलते थे सर क्लास के अंदर, मतलब सबको समझ में आना चाहिए मतलब। तो सर जो क्वेश्चन करवाते थे क्लास के अंदर, वो मैं रूम पे आके जो भी मेरा हॉस्टल है वहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज़ करता था। उसके बाद में मेरे जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल है रॉयल का, वो ही करता था मैं। तो जो भी मैं करता था वो ठीक से करता था। जो भी मेरे को डाउट्स आते थे वो मैं सर से एक बार डिस्कस करता था। तो प्रॉपर मैंने स्टडी किए यहाँ पे। और फिर केमिस्ट्री के बारे में और बताना चाहूँगा, मनीष सर जो फिजिकल पढ़ाते हैं वो मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी एक। तो उसके अंदर भी कैलकुलेशन, जैसा कि अभी सर बोल रहे थे, अमित सर बोल रहे थे कि कैलकुलेशन फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर भी कैलकुलेशन का पार्ट एक आता ही है। तो सर मतलब कैलकुलेशन इतना ईजी करवाते थे कि मतलब वहीं पे क्लियर हो जाता था हमारा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खान सर थे ही। खान सर तो पहले ही क्वेश्चन बता देते थे, मतलब ये आना है तो आएगा ही ये। थैंक यू सर। जो हमारी फैकल्टीज़ के बारे में बताना चाहूँगा सर, कि मतलब इतनी ब्रिलियंट फैकल्टीज़ हैं। खुद आपके सामने 2 ब्रिलियंट फैकल्टीज़ हैं, वैसे मैं आपको खुद को भी काउंट कर लेता हूँ इसमें। तो सब जो है इतने धुरंधर हैं अपने सब्जेक्ट में, मतलब कई बार मैं सोचता हूँ कि यार मैं +1 +2 में होता, तो वापस से खान सर से, मनीष सर से, साजिद सर से इनसे पढ़ने का मुझे मौका मिलता। तो मतलब मैंने कहा कि यार मैं और बहुत अच्छी रैंक ले आता अपने एग्ज़ाम्स में। तो बस वही है कि अब हम तो वापस नहीं जा सकते रिवर्स में। लेकिन आप लोग अगर आएँगे, आप यहाँ पे क्लासेस अटेंड करेंगे, हम लोग सर डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप फैमिलीज के साथ आइए, यहाँ पे हॉस्टल है, हर प्रकार की फैसिलिटी है। आप समय देके आप क्लासेस अटेंड कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई आपको कोई डेमो क्लास नहीं है या फर्स्ट डे जो है उसी दिन हम कहेंगे नहीं आप यहाँ पे फटाफट फी जो है डिपॉजिट कीजिए। आपके पास समय रहेगा, आप क्लासेस लीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, हॉस्टल में खाना खाइए, प्रॉपर वे में आप देखिए, उसके बाद में चीज़ें डिसाइड कीजिए। क्योंकि जो समय है, क्योंकि जैसा मैं समझता हूँ कि कोविड में सर ऐसा रहा था कि बहुत से जो स्टूडेंट नर्सिंग किए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में ले लिया गया विदाउट एनी एग्जाम। उस समय सर इतनी रिक्वायरमेंट हुई कि भाई डायरेक्टली उनको जो है सरकार ने डायरेक्ट उसमें एंट्री कर ली। और कोविड के बाद में ये भी समझ में आया कि सर डॉक्टर्स की हमारे पास बहुत कमी है। बहुत सारे डॉक्टर जो है वो फॉरेन से पढ़ के आते हैं, चाहे वो देखिए यूक्रेन रशिया का युद्ध हुआ तब जाके इनफैक्ट बहुत सारे देश में लोगों को यूक्रेन का नाम भी शायद तब पता लगा, वहां भी 25,000 डॉक्टर पढ़ रहे थे, जो मतलब इंडियंस। तो आप ये समझिए कि बाकी जो मलेशिया, चाइना, रशिया, तो आप भूल जाइए कितने 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 लोग हैं। हालांकि वहां से एमबीबीएस करके आने के बाद में आपको आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके एग्जाम को आप पास करेंगे तभी आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने का जो है अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। बाकी अगर यहाँ हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो भाई आपको मुझे लगता नहीं कि कहीं बाहर जाने की हाँ, जरूरत है। इससे आपको अच्छा है कि आप अभी से 11th-12th बहुत अच्छे से बहुत पढ़ें अच्छे से पढ़िए। और उसी के साथ निकल जाएं। जैसे केमिस्ट्री में बात चल रही थी कि हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री में बिल्कुल जब से एनटीए के पास में आया है एग्जाम, फंडा उनका बिल्कुल क्लियर है कि वो एनसीईआरटी लेते हैं और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वो देना शुरू करते हैं। केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अपर चला जाता है एंड वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें और एनसीईआरटी और हमारे मॉड्यूल्स जो हैं, जो हमने एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाए लेकिन नए क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा ऐड किया है उसके अंदर, तो अगर वो कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। और पीवाईक्यू पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ और मौर्या को भी मैंने कहा पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा करें। तो चाहे वो पीवाईक्यू आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केवल नीट के ही पीवाईक्यू नहीं करें। 46 ईयर हो गए, 44 ईयर का शायद यस। मार्केट में अवेलेबल है और ऐसा ही आईआईटी मेंस का भी अवेलेबल है। तो नीट वालों को नीट के ही नहीं आईआईटी मेंस के भी पीवाईक्यू करना चाहिए। तो पवन ने किए या नहीं किए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या पीवाईक्यू का क्या सिनेरियो था आपका? जी सर, मैं यहाँ का मॉड्यूल करने के बाद जो भी मेरे पास टाइम बचता था उसके अंदर मैं पीवाईक्यूज करता था। नीट के जो भी पीछे पीवाईक्यूज आए हुए प्रीवियस हैं ईयर वो क्वेश्चन सब बात वो आए हैं हाँ, वो। प्रीवियस पीवाईक्यू नहीं समझ पाए तो हाँ, प्रीवियस ईयर कई बच्चे क्वेश्चंस। पीवाईक्यू जो है, क्योंकि लेकिन ये आजकल इतना ट्रेंड में है पीवाईक्यू, तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए पीवाईक्यू। वैसे तो हमने मॉड्यूल के पीछे जो है सारे पीवाईक्यू दे दिए हैं, तो वही पीवाईक्यू मॉड्यूल के अंदर हो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो
जिनके पास हमारे मॉड्यूल नहीं अवेलेबल है, तो वो मार्केट के अंदर भी PYQ अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। और NCERT की जो लाइन है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल NCERT की जो बॉक्सेस हैं, जिनको हम गुलाबी डब्बे बोलते हैं, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पिंक ब्लॉक्स जितने भी है और जितने भी टेबल्स हैं, और टेबल्स के अंदर से इतनी छोटी छोटी चीजें वो पूछ ले रहे हैं कि अचानक आपको चौंका देती हो, कि ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आया, जबकि होता है NCERT में से ही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो NCERT बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लेनी है, जैसा पवन को भी हमने पूरा फोर्सफुली कराया NCERT। देन उसके बाद मॉड्यूल जिसमें PYQ हमारे थे ही, और जो अच्छे क्वेश्चन थे वो भी थे, तो वो भी इन्होंने किया। तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है कि आप एक NCERT को पकड़े, और मॉड्यूल के साथ में जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल जो हमने प्रिपेयर किए हैं, वो बिल्कुल नया और एक नया फ्लेवर लेके। एक एग्जाम जो बंद हो चुका है जिसका नाम है एम्स, लेकिन उसके जो असेशन रीजन के जो क्वेश्चन आते थे और उसमें जो लेवल के क्वेश्चन आते थे, मैं आज भी कहता हूं कि वो लेवल के क्वेश्चन, वो टेस्ट के क्वेश्चन अगर बच्चा करता है लेसन वाइज, जो भी हमने अपने मॉड्यूल्स के अंदर ऐड कर दिए हैं, जिससे क्या होता है कि उसका एक सोचने का जो एरिया है वो बहुत वाइड हो जाता है, और जिससे उसको क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत आसानी रहती है। नए तरीके के क्वेश्चन जो एम्स ने पहले बना रखे हैं, वही अब ट्रेंड के अंदर आ रहे हैं। आप देखेंगे, चाहे वो नीट IIT मेंस ले लीजिए और चाहे नीट ले लीजिए, एडवांस के अंदर भी उस लेवल के क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले एडवांस का स्टैंडर्ड बहुत बहुत हाई ज्यादा था। लिया जाता था, लेकिन वो एडवांस का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा लो हो गया है। तो इन सब के लिए आपको NCERT, PYQ और मॉड्यूल्स पढ़ना जरूरी है। कितना हेल्प मिला इन सब से आपको केमिस्ट्री के अंदर? मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको नीट निकालना है तो मतलब NCERT तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो स्पेशली बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी की हर लाइन से क्वेश्चन बना के दे देते हैं नीट वाले। तो नीट निकालना है तो NCERT ही आपके लिए सब कुछ है, जैसे बाइबल, गीता पुराण सब आपके लिए NCERT है। और केमिस्ट्री में जैसा सर पूछना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री के लिए भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में आप नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, क्योंकि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल सेक्शन रहता है। और जो अपना केमिस्ट्री है उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चन जैसे ब्लॉक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बेसिक है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वो NCERT से, जैसे कि सर ने बताया कि जो भी पिंक ब्लॉक है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल पिंक ब्लॉक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना के दे देते हैं। मतलब तो आपको जो भी नीट निकालना है तो NCERT आपके लिए सब कुछ है, जैसा कि मैंने बताया फिर से, गीता पुराण ये सब आपके लिए NCERT ही है। तो और क्या क्या बुक्स पढ़ी आपने, उसके अलावा भी कुछ अपनी बुक्स और मतलब आपके क्या क्या बुक्स रही जो आपको मदद कर गई इसके लिए? सर मैं एक बुक पढ़ा था, मतलब जो फिंगर टिप्स है वो भी पढ़ा था, वो कि सिर्फ बायोलॉजी की पढ़ा था मैं ओनली, क्योंकि बायोलॉजी में उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी अपन दे रखे हैं। लेकिन मॉड्यूल के करने के बाद जैसे मेरा हो जाता था और टाइम मिलता था तो मैं वो फिंगर टिप्स के क्वेश्चन पढ़ कर लेता था। स्टडी तो मैं जो भी थ्योरी पढ़ना होता वो NCERT से पढ़ता था, और जो क्वेश्चन वगैरह है वो फिंगर टिप्स के क्वेश्चन भी करता था। और उसके बाद में जो टाइम बचता था उसके अंदर जैसे कि जो भी मेरे को करना होता था बाकी एक्टिविटी वो भी करता था, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, जो भी टाइम मिलता था तब मैं सब कुछ करता था मतलब। अच्छा, तो यहाँ टेस्ट वगैरह होते थे क्या रेगुलर, या क्या सीन था? जी सर, टेस्ट रेगुलर होते थे, 15 दिन पे होते थे, कभी 7 दिन पे भी हो जाते थे। तो उसमें भी मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करता था, और काफ़ी हेल्प मिलती थी उनसे भी, मेरे को क्वेश्चन वगैरह आ जाते थे चीज़। जैसे समीर सर को बताना, समीर सर ने एक बार मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा था, मतलब ऐसे ही नॉर्मली, और वो क्वेश्चन 4 नीट का एग्जाम था उससे 4 या 5 दिन पहले पूछा था। तो वही क्वेश्चन एज इट इज छप के मेरे नीट के पेपर में आ गया। तो मेरे को अचानक से याद आया, हाँ वो सर वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे मेरे से ये सर। तो ऐसे मतलब मेरे को डायरेक्ट टिक करना था उस क्वेश्चन को। यहाँ सर मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारी फैकल्टीज इतना एक्सपीरियंस्ड है कि भाई उनका पढ़ाई हुई चीजें जो है नीट में आती हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि कहीं नीट का पेपर हम ही लोग बनाते हैं। नहीं, वो हमारा experience हमारे है टीचर्स का। हमारे साथ ये हो गया था कि ये जो है हमारा अकेला चाहता था, तो जब हम कभी भी फ्री होते तो इसको पकड़ लेते थे, और पकड़ के और NCERT बेस्ड या जो भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग है वो पूछना शुरू कर देते थे। तो चलते फिरते भी इसकी ट्रेनिंग हो रही थी। जैसे वो जो क्वेश्चन की बात हो रही है, मैं और समीर सर दोनों खड़े हुए थे और ये निकल रहा था। मैंने कहा पवन इधर आ, तो मैंने कहा समीर कुछ क्वेश्चन पूछ, इसकी तैयारी चेक की जाए कि कैसा है। तो उन्होंने 4-5 क्वेश्चन किए, जिसमें 3 इसने बताए, 2 नहीं बताए।
तो एक बार इसको लगा कि नहीं यार, मुझे एक बार फिर से एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, थ्योरी को वापस रजिस्टर से रिवाइज करना चाहिए और वापस क्वेश्चन देखने चाहिए। अच्छा, बायोलॉजी में दूसरी किताबों की जरूरत क्यों पड़ती है कि बायोलॉजी में प्रैक्टिस 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 चाहिए, क्योंकि इतने डेटाज होते हैं कि आप केवल एक बार एक एक मॉड्यूल कर लिया आपने, हमने वही डेटा दिए मॉड्यूल में, लेकिन वो आपको देखते ही आपको आंसर पता है कि 3rd नंबर, जब तक उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। इसलिए बायोलॉजी में आपको मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस करने, जितने एमसीक्यू कर सको बायोलॉजी में उतने करो, वो आपको परफेक्ट बनाते रहेंगे। और टेस्ट का लेवल कैसा था मोरिया? हम जो टेस्ट देते थे, मजा आया कि नहीं आया उसके अंदर? जी सर, लास्ट का टाइम था जब मेरा मतलब 1 महीना बचा था एग्जाम का, तो उस टाइम खान सर थे, मेरे को पेपर बना के देते थे प्रॉपर, जो भी नीट का जो भी मेन्यू है उसके हिसाब से बना के देते थे। तो उसमें मैं प्रॉपर पेपर करता था, उसके बाद में चेकिंग भी होता था, अच्छा स्कोर भी आता था। तो अच्छा लगता था मेरे को, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते थे, जो डायग्राम्स वगैरह हैं उससे क्वेश्चन बनाते थे एनसीईआरटी के। मतलब कोई भी पन्ना ऐसा नहीं था जहाँ से मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला हो, हर पन्ने से क्वेश्चन मिला मुझे एनसीईआरटी का। और काफ़ी हेल्पफुल ये रहा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा था, तो इससे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। एनसीईआरटी पढ़ा तो इस वजह से मैं पेपर भी कर पाया और नीट में भी अच्छा स्कोर कर पाया। इसी के कारण मेरे को एक सक्सेस मिली है अच्छी। तो टेस्ट पेपर में हमारा ये था कि मैं कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था कि टेस्ट पेपर तो फिजिक्स से क्वेश्चन कलेक्ट करना, बायोलॉजी से क्वेश्चन कलेक्ट करना और केमिस्ट्री और उनको कंपाइल करके पेपर सॉल्व कराता था इसको, जब फिजिक्स का, तो मुझे पता लगता था यार ये क्वेश्चन इतना धुरंधर बनाया किसने। जी सर। तो मैं पता लगा कि जो हमारे रिस्पेक्टेड खान सर हमारे, वो कहते हैं ना कि सर्वा हैं, तो वो वैसे सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, वैसे मुझे लगता है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में भी इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढते थे कि मैं कहता है यार ये बनाया किसने, पहले ये बता कि भाई इतना जबरदस्त नॉलेज है टीचर्स को। तो वो क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं कि आप उनके कहते हैं कि 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर 20 ऐसे क्वेश्चंस का उपयोग हो जाएगा कि आपको 20 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन कर लें। तो कम क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। बाकी नोट्स और मॉड्यूल जो है आई थिंक वो भी बहुत सफिशिएंट है। आप नोट्स और मॉड्यूल बहुत अच्छे से कर लें, उसके बाद में आप जो है अन्य कोई बुक जो है क्वेश्चन वगैरह लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें, हमारे जो मार्गदर्शन में आप पढ़ते रहें, तो मुझे लगता है कि सफलता जो है सुनिश्चित आपको प्राप्त होगी। और आपको कोई भी प्रश्न अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और हम कहेंगे डॉक्टर पवन उसका बाकायदा आंसर करेंगे वहाँ पर। जी सर। इसी की कंटिन्यूटी में जब आपने कह दिया है, तो मैं पवन के मुंह से जानना चाहूंगा कि यदि कोई रॉयल ज्वाइन करता है और यहाँ रेगुलर रहता है, बिना छुट्टी लिए घर जाता है, मतलब बिना छुट्टी लिए घर नहीं जाता है, रेगुलर क्लास अटेंड करता है, रेगुलर टेस्ट देता है, तो आपको क्या लगता है वो नीट क्रैक कर लेगा? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो डेडिकेट है और यहाँ के माहौल में ढल गया हो, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वो नीट निकालेगा ही निकालेगा। क्योंकि यहाँ की फैकल्टी देखो, मतलब हर तरह से गाइड करेंगे आपको जो भी समस्या है उनका समाधान करेंगे आपको प्रॉपर। जो भी आपको जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछिए सर से, डिस्कस कीजिए, उनको बताइए। आपको बैठना नहीं है, मतलब जो भी समस्या है उनको लेके बैठे हैं ऐसे अपन मन के अंदर ऐसे डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना है सर से, और मोटिवेशनल सेमिनार भी होते रहते हैं, तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट रॉयल ज्वाइन करता है तो मैं बताना चाहूँगा कि वो 100% नीट निकाल सकता है, अगर वो यहाँ के इन्वायरमेंट में और जो सर बोलते हैं वो प्रॉपर करता जाता है, तो 100% उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। थैंक यू। अच्छा, पवन, एक बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कह दी, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। ये सर एक कभी भारी मुद्दा है ना, अपन कई बहुत- कोचिंगों का अपन देख रहे हैं जी जी बिल्कुल, खासकर कि- एक बहुत महानगर जो है राजस्थान का हाँ वो था, जिसमें जी जो सर। सिचुएशंस ऐसी हमने देखी। हाँ, वो ये- शब्द बोलना भी ठीक नहीं लग रहा है, पर जी, जी, ये बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है जहाँ बोलना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल, सुसाइड के जो केस आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इन केसेस को लेकर के रॉयल का जो माहौल है वो कहाँ तक फिट है? क्या यहाँ मोटिवेशन और इन चीजों को लेकर के कुछ होता रहता है, या यहाँ भी ऐसा ही लगता है कि नहीं, अब मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ? सर, मैं बताना चाहूँगा कि रॉयल इन मामलों में अलग है, जहाँ पे कोई भी केस ऐसा अभी तक तो नहीं मिला है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल है, और यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार होते रहते हैं। तो कोई बच्चा अगर डिप्रेस भी हो रहा है, मान लीजिए गलती से हो गया, तो उसके लिए जो मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, तो उनसे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं वो, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है उनको। अगर आप सर क्लास के अंदर भी मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग सर क्लास में भी बाकायदा ये ध्यान रखते हैं, स्टूडेंट के चेहरे से पता कर लेते हैं कि ये डिप्रेशन में तो नहीं है। हर बच्चे से
किसी न किसी बात पे उससे कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बातों ही बातों में हंसी मजाक में जानने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ कोई समस्या तो नहीं है। कि हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा डिप्रेशन में ना रहे, क्योंकि सर लगभग अब ये समझ लीजिए हर दूसरे दिन अखबार में आके पढ़ने को मिल जाता है, तो बड़ा मन दुखी होता है कि कोई बच्चा मान लीजिए नीट की तैयारी करने गया, कोई बच्ची जेईई की तैयारी करने गई, और फिर ऐसी खबर जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें इतना बुरा लग रहा है, उसके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। तो सही ये बात, जो है हमारे जो रिस्पेक्टेड हमारे निदेशक डायरेक्टर महोदय हैं, वो इतना ध्यान रखते हैं स्टूडेंट्स का, हर बच्चे को नाम से पहचानते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, हर बच्चे को चाहे आप रात को 12 बजे कोई समस्या हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं, वो बच्चे से पर्सनली मिलेंगे, किसी को कोई समस्या हो तो उसको डील करेंगे। फैकल्टीज भले ही किसी स्टूडेंट को हम उसके क्लास में जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर हमें लगता है कि वो बच्चा परेशान है, तो उस बच्चे को वैसे गाइड करते हैं जैसे हम अपने घर के बच्चे की बात करते हैं। हाँ। तो ये हम सर यहाँ बहुत ध्यान रखते हैं बिल्कुल students का। 3-4 स्टेज पर इन चीजों को रोकने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले तो जो टीचर्स है, जैसा सर ने बताया, वो क्लास में ही इन चीजों को भाप लेते हैं, मोटिवेट कर देते हैं, बच्चों को पहले ही मोटिवेशन इतना रखते हैं कि कोई डिप्रेशन नहीं आए। फिर भी किसी के चेहरे से लगे तो उसको भाप करके अलग से उसकी काउंसलिंग कर देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है, हम हर 15 दिन में मोटिवेशनल सेमिनार रखते हैं, जी सर। जहाँ अच्छे वक्ताओं को बुलाया जाता है, प्लस कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवा दिए जाते हैं, ताकि डिप्रेशन यदि कहीं छुप भी रहा है ना, तो वो निकल के बाहर आ जाए। इन 2 स्टेज के बाद भी कुछ रह जाता है, बिल्कुल तो तीसरी स्टेज है जीएल सर खुद, जो टाइम टू टाइम, हमारे जो निदेशक महोदय हैं, वो टाइम टू टाइम क्लासों में जाकर के बच्चों से मिलते रहते हैं। 3 स्टेज के बाद भी कहीं गलती से कोई पीछे रह नहीं जाए, इसलिए मेंटर सिस्टम लाया हुआ है। जी। हर बैच का एक मेंटर दिया गया है। वो जो मेंटर है, वो हर 15 दिन में एक बार उस बैच के स्टूडेंट से मिलते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं, और जहां लगता है कि यदि 2-4 बच्चे कुछ डिप्रेशन में आ रहे हैं, उनसे पर्सनल बात करते हैं। नहीं हो पाए तो जीएल सर से मिलवाते हैं, वहां भी नहीं हो पाए तो हम काउंसलर की व्यवस्था भी करते हैं। पर हम किसी भी कंडीशन में रिजल्ट के लिए बच्चे को नहीं खोएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रिजल्ट खोना पड़े तो हमें इतना गम नहीं होगा, पर बच्चा बच्चे को नहीं खोएंगे। और सर साथ हाँ। में मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारा जो एनटीएस स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ, मुझे लगता है कि शायद ही किसी इंस्टीट्यूट, देखिए देश में बहुत बड़े बड़े अग्रणी इंस्टीट्यूट है साइंस में, उनके पास जरूर बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं, और उनके यहाँ भी जो नॉन टीचिंग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मंच से सर, हमारा जो एनटीएस स्टाफ है, हमने इतनी संख्या में हमारे पास है, और वो इतना डेडिकेटेड है कि हम ये समझिए कि हमने लगभग ये समझिए कि हर 2 स्टूडेंट पर एक स्टाफ हो गया हमारे पास, कि वो हर बच्चे से, अगर मान लीजिए हम उससे नहीं मिल पा रहे, मान लीजिए किसी कारणवश साथ नहीं मिल पाए, तो वो हमारे तक बात तुरंत पहुंचा देते हैं कि सर इस बच्चे से मिलिए, मुझे लग रहा है बच्चा जो है घबराया हुआ है। तो हमारा जो एनटीएस स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो है अपने लेवल पे इतना अच्छा काम करता है, तो हम उसके भी आभारी हैं, क्योंकि हमें बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं कि उनकी तारीफ करें। तो हम इस लिए भी बहुत लकी हैं कि वो भी स्टूडेंट्स के लिए लगातार दिन रात जो है वो मेहनत करते रहते हैं। तो बस इसी कड़ी के साथ मैं बताऊंगा, खान सर आप कंक्लूड हाँ। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने इस तरह के यूट्यूब पे इंटरव्यू बहुत सारे देखे होंगे कि कोई सक्सेसफुल है और उसका इंटरव्यू फैकल्टी कर रही है और भरा पड़ा है यूट्यूब आप इसके अंदर। ये इंटरव्यू अलग कैसे है? अलग इस तरीके से बेटा कि आप देखेंगे कि जब नीट का एग्जाम नहीं हुआ था, उससे पहले हमने घोषित कर दिया था कि ये जो है हमारे यहाँ से पहला डॉक्टर बनने वाला है, डंके की चोट पर। मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो कोई आदमी, मतलब कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है कि वो यूट्यूब पे ऐलान कर दे कि ये रहा हमारा पहला डॉक्टर। बड़ा मुश्किल से लोगों को सोच समझ के बोलना पड़ता है, और इसका एविडेंस ये है कि आप यूट्यूब पे हमारी सारी की सारी वीडियो जब देखेंगे तो बार बार हमारे डायरेक्टर सर जो है वो पवन मौर्य का नाम ले रहे हैं कि ये क्यों नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी फैकल्टी पे इतना भरोसा था कि ये तो कर ही ले जाएंगे, और हमें पवन पे भी इतना भरोसा था कि जो हम कह रहे हैं वो ये कर रहा है। और हम देखना चाह रहे थे कि ये जो है कि हम कह के कर देते हैं कि नहीं, तो इसको कहते हैं कह के कर देना। और अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कह के उनका सिलेक्शन करा देंगे, बशर्ते कि उनमें भी उतना ही डेडिकेशन होना चाहिए जितना कि पवन मौर्य में था। तो अगर इससे ज्यादा डेडिकेशन वाला बच्चा मिलता है तो उसका वही मुकाम होगा जो वो सोच सकता है कि पवन का अगर अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में हुआ तो अगला टारगेट हमारा एम्स के अंदर है, या इंडिया लेवल की टॉप रैंक्स के अंदर हमको रैंकर्स देने हैं। और पवन से ये भी पूछना चाहूंगा कि ये तो सब डॉक्टर बनने का जो रास्ता था वहां तक की बात थी, जब आप बन के यहाँ से घर गए तब आपको कैसा महसूस हुआ? कैसा फील कर रहा था? वीआईपी जैसा महसूस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैं कॉलेज में आने के बाद फिर घर पे गया एक बार,
तो गांव में ऐसा माहौल लगा कि हाँ डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब आए। लेकिन मेरे को भी अच्छा लगा कि हाँ मैं भी कुछ कर पाया, मैं भी वहाँ रॉयल में पढ़ा, तो 3 साल रहा यहाँ पर, तो मैं भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाया, और इसी की बदौलत मेरे को गांव में एक अच्छा मतलब दर्जा दिया गया कि हाँ डॉक्टर साहब आए हैं। अब से पहले भी गांव में कोई है जो डॉक्टर बने हैं? जी सर, दो हाँ। और हैं, 2 स्टूडेंट, मतलब जो अभी एमबीबीएस एक कंप्लीट हो गया, दोनों के हो गया कंप्लीट, अभी इंटर्नशिप चल रहा था उनका। हाँ, तो आप अपने गांव के तीसरे डॉक्टर हैं। जी सर। सबसे तो बढ़िया ये- फीलिंग सर रहती है कि अगर बच्चे का कांटेक्ट नंबर फिर सेव करना हो, आप डॉक्टर बन गए, तो हम उसे डॉक्टर नाम जब लगाते हैं तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है। बच्चे के कांटेक्ट नंबर का डॉक्टर, ये हमारा स्टूडेंट, हम बताते हैं देखो ये अब हम डॉक्टर हो गए। नहीं, जो जो फीलिंग सोच के आती है ना, उससे 1000 गुना, लाख गुना जब बन जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जब आप निकलोगे। मैं हमेशा जब मीथेन जो है उसको कंपनसेट करता हूँ, दहन करता हूँ उसका, तो CO2 और वाटर बनता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी को जलाना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं, सक्सेस चाहिए। सक्सेसफुल होंगे आप तो क्या होगा, तो CO2 निकलेगी। वो CO2 नहीं होती, वो धुआं उठता है, और अगला वाला पानी पानी हो जाता है, वाटर जनरेट होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी को आपको जलाना है, ब्रिलियंट केमिस्ट्री समझते ठीक हो है, तो भाई जरूर है। तो मतलब आपको मैं भी जलाना, part-time chemistry पढ़ता अगर हूँ। आपको अपने रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको आप ग्रोथ करते हुए अच्छे नहीं लगते, ये ह्यूमन टेंडेंसी Human है, tendency। ये सिंपल बात है, इसको हम बुरा नहीं कर रहे। चाहे कितना भी अच्छा आदमी हो, अगर अगला वाला सक्सेसफुल होता है तो हल्का सा तो मन में आता ही है। ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब आप जलाते हो तो बड़ा मजा आता है, और उसके लिए आपको सक्सेसफुल होना जरूरी है, और सक्सेसफुल होंगे तो ये सक्सेस होने के बाद ही आपको पता लगेगा। तो आप सपने देखिए, हम हैं आपको सपना पूरा करने के लिए। जैसे इसने सपना देखा और हमने अपने सपनों को इसके साथ पूरा किया है, और जितना अच्छा इसको महसूस हो रहा है उससे 50 गुना इंस्टीट्यूट को महसूस हो रहा है कि पहला डॉक्टर ही होता है। पहला डॉक्टर होता है। जी सर, मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं भी रॉयल का पहला डॉक्टर होने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। अभी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया सर, क्योंकि मैनी मोर टू कम। हाँ, अब many more to झड़ी come। है डॉक्टर और जी, इंजीनियर्स की लगेगी, लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट होता है हमेशा। हाँ, तो फाइनली वक्त आ गया कंक्लूड करने का। तो एक सामान्य परिवार से पवन मौर्य, और कोरोना की बुरी परिस्थितियाँ उसके साथ में, उस समय पर रॉयल का सहारा मिला, रॉयल के पास पवन आया, और उसके बाद आज पवन क्या है उसकी पूरी कहानी, पूरी जर्नी आज आपके सामने हमने रख दी है। और साथ ही कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दिया गया है कि रॉयल में आकर के न केवल पढ़ाई का फ़ायदा है, बल्कि ये भी फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं आप अपने दिमागी तौर पर जैसे आए हो उससे बेटर होकर के निकलोगे, डिप्रेशन के शिकार होकर के नहीं निकलोगे। तो हमारी सभी सुविधाओं और सभी प्रकार की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनका भी विश्लेषण हुआ। साथ ही पवन मौर्य जो है इनकी अनुभूति का भी हमने विश्लेषण किया। तो आप सभी ने इतनी देर तक हमें सुना, उसके लिए धन्यवाद। अमित सर को धन्यवाद, खान सर को धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स पवन मौर्य को, डॉक्टर पवन थैंक यू मौर्य। सर आप। डॉक्टर पवन मौर्य को, जो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। और थैंक कोई यू। सवाल आपको अगर पवन से करना हो, हमारे डॉक्टर पवन से सॉरी करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और मैं चाहूंगा डॉक्टर पवन जो है खुद आप रिप्लाई करेंगे उनके। जी सर, और बिल्कुल। टीचिंग से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ भी है तो वैसे जो आप वीडियो के साथ साथ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। एंड द लास्ट, तो ये रॉयल की पवन है, या जिसको कहें रॉयल की खुशबू है, जो अब फैलना शुरू हुई है, और इस तरीके से फैलेगी कि अब ये खुशबू जो है सारी चीजों को अपने आगोश में ले लेगी। आइए आप भी रॉयल के साथ जुड़िए, और रॉयल की खुशबू बनिए, और रॉयल का पवन बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।